जो लड़का होता है जिसका वो रिश्ता लाते हैं, या तो वो 40 पार होता है, या लंगड़ा अंधा होगा, या शराबी होगा। अनाथ आश्रम में वही रिश्ते आते हैं जिनकी शादी नहीं होती। ये कड़वा है, सच है, ये बिल्कुल सच है। तो ही हम हर जगह लिख के रख देते हैं हमारी हर कैटलॉग और मैगजीन में कि शादी के लिए हमसे संपर्क ना करें। मैंने देखा है हाथों को काट देना, उस पर नमक लगाना डेली, उसको कमरे में बंद रखना, सिगरेट से उसको जलाना, मतलब भूखे रखना, इस तरह की मतलब तकलीफ़ें हमारी औरतों को यातनाएं दी गई हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। रेप एक बार हुआ, आप ये सोचिए जो महिला 10 साल से अपने पति और सास ससुर की क्रूरता में रह रही है और 2 बच्चे हो गए, उसकी वजह से उनको सहन भी करना पड़ रहा है। उस महिला का डेली रेप हो रहा है, 365 रेप गिने जाने चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा माइका के फाउंडर अविनाश जी से, और हम आज जानेंगे कि क्या उनका थॉट प्रोसेस था माइका के बारे में। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अविनाश जी का क्या बैकग्राउंड था और कैसे इनके दिमाग में ये ख्याल आया। नमस्कार, जैसे कि मेरा नाम अविनाश जैन है, बताया हमारे मित्र ने। और ये माइका एक 28 साल की जर्नी है जो स्वीट होम अनाथ आश्रम से स्टार्ट हुई थी। माइका, जैसे कि माइका का हम जानते हैं, एक महिला जो शादी से पहले लड़की जहाँ रहती है, शादी के बाद उसकी जो माँ का घर होता है, भाई का घर होता है, बाप का घर होता है, वो माइका के नाम से हमारे हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो जब ये अनाथ आश्रम स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी मेरी बिज़नेस की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने स्टडी करी बीकॉम, उसके बाद बिज़नेस को करते करते अराइज़ इंडिया कंपनी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स में कार्य करती है, उसका मैं फाउंडर रहा। बिज़नेस के साथ साथ मेरा फोकस ये माइका और स्वीट होम अनाथ आश्रम एनजीओ और सोशल वर्क में भी काफ़ी रहा, जिसका आज ये परिणाम है कि स्वीट होम अनाथ आश्रम की जो जर्नी है, माइका की जो स्टार्ट हुई, फिर साथ जो महिलाएं आती थी, हम उनको एज ए माइका कि भाई कोई भी महिला अपने बच्चे के साथ यहाँ आ सकती है, रह सकती है, तो माइका चलता था। और स्वीट होम अनाथ आश्रम जो कि जेजे एक्ट के अंदर चलता है, जिसमें कि कोई भी बच्चा जो 18 से कम गुमशुदा होता है उसके लिए लाइसेंस जेजे एक्ट में रखा जाता है। तो स्वीट होम अनाथ आश्रम और माइका दोनों पैरेलल चलते रहे। 2020 के बाद मैंने महसूस किया कि जो चिल्ड्रन होम है हिंदुस्तान में, उनकी तादाद बहुत है। दिल्ली में 50 हैं, हिंदुस्तान में 9000 हैं। तो सरकार के पास उनके लिए रखने के लिए, बच्चों के लिए बहुत व्यवस्था है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे ये चीज़ शुरू करनी चाहिए? मैं जब 22 साल का था तो उस वक्त मुझे एक अनाथ आश्रम वर्ड लिखा मिला, तो मैंने उधर विज़िट करा। विज़िट करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे रोंगटे खड़े होने का मतलब एक अलग सी मुझे फीलिंग आई, और फिर मैं उनके साथ जुड़ा। वो बहुत छोटी सी जगह में, महावीरन किले में 25 गज में, एक बाबा जॉन दयाल उस आश्रम को रन करते थे। उसमें 50 बच्चे सिर्फ 25 गज जगह में, 3 फ्लोर पे, बड़ी कम जगह में रहते थे। उन्हों के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। उन्हों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। कॉमन क्वेश्चन आता है कि जिसके घर में 2 बेटियां हो जाती हैं, वो ना परेशान होने लग जाता है कि कैसे मैं इनको पढ़ाऊंगा, कैसे मैं इनकी शादी करूंगा, आगे मैं कैसे सारी चीज़ें प्लान करूंगा। तो आप 150 बच्चियों की यहाँ पे कैसे इतनी आसानी से व्यवस्था कर रहे हैं? और 150 बच्चियाँ नहीं, उसके अंदर लगभग 35 महिलाएं भी हैं जो किसी की पत्नी रही हैं। तो आप भी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, तो हमारे बहुत से मित्र कहते हैं हमारे को एक पत्नी के साथ रहना होता है यार, बड़े सवाल जवाब होते हैं, मुश्किल होती है। देखिए, यहाँ एक संस्था है, इस संस्था में हम सबको समझते हैं, सबको छूट देते हैं, और फिर उनका भी हमारे साथ एक डिफरेंट तरह का कोऑपरेशन होता है। तो ये रल मिल के चीज़ चलती हैं, और हमारे साथ चैलेंजेस वो सब रहते हैं। अब टीनेजर बच्चे हैं, टीनेजर बच्चों के वही पूरे चैलेंजेस हैं। तो हमको उनको एक एनजीओ की तरह नहीं, माँ बाप बन के ही हम उनके साथ चलते हैं। जो भी हमारे सामने कंडीशन आती हैं,
टीनेजर है, बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। हमारे इधर तो सबने लव मैरिज ही करी है। हम अरेंज मैरिज में तो हम इधर ट्रीट ही नहीं करते हैं, क्योंकि अनाथ आश्रम में कोई भी आता है हमें किसी गरीब लड़की से शादी करनी है, वो ये तो कहता ही नहीं हमें लड़की से शादी करनी है। तो क्यों? क्योंकि उनका जो लड़का होता है जिसका वो रिश्ता लाते हैं, या तो वो 40 पार होता है, या लंगड़ा अंधा होगा, या शराबी होगा। अनाथ आश्रम में वही रिश्ते आते हैं जिनकी शादी नहीं होती। ये कड़वा है, सच है, ये बिल्कुल सच है। तो ही हम हर जगह लिख के रख देते हैं हमारी हर कैटलॉग और मैगज़ीन में कि शादी के लिए हमसे संपर्क ना करें। हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शेरनी बनाते हैं, अपना शिकार खुद करो और अपनी काबिलियत पे जियो। तो हमारी बेटियां 100% सक्सेस केसेस आज तक मैरिज के बाद रही हैं। और जो रही बात महिलाओं की, उनकी भी काउंसलिंग होती है। देखिए यहाँ पे आपस में बच्चों के लड़ाई झगड़े, महिलाओं के लड़ाई झगड़े, वो सब चैलेंजेस वही हैं जो सब समाज के अंदर है। उन सब चैलेंजेस को हमें फेस करना ही पड़ता है। हर रोज़ 5-6 मीटिंग होती हैं, इंटरनल आपस में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इनका लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ों को हमें पूरा देखना पड़ता है। हमारी टीमें बनी हुई हैं, तो वो सब टीमें मिलके उन चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं। और तो और हमारे गेट पे जब महिलाएं आती हैं तो कुछ के ऐसे पति भी होते हैं जो शराब पीने वाले होते हैं या सुध बुध खोए हुए होते हैं। तो कभी हमारी घंटी तोड़ जाते हैं, कभी शीशा तोड़ जाते हैं, कभी बल्ब तोड़ जाते हैं। तो वो छोटे मोटे चैलेंजेस भी आते हैं। पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारी सरकार, हमारा कानून जो हमारे साथ खड़ा है। जो हम कार्य कर रहे हैं वो कानून के अंतर्गत कर रहे हैं। 100 नंबर फ़ोन करते हैं, पुलिस की हेल्प मिलती है। कोई महिला ऐसी आती है जो अपना आइडेंटिटी नहीं बता पाती, तो उसके लिए हम उसको नहीं रख सकते। या तो उसे अपना आधार कार्ड और अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, जो कि हम उसके 4 रिश्तेदारों को फ़ोन करके उसकी जानकारी निकालें। जो महिला कहती है मेरे पे कुछ नहीं है, तो हम 100 नंबर को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, चौकी से लोग आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हमको एक लेटर देते हैं कि आप इसको रख लीजिए, तब हम उसको रखते हैं। तो हमारी जो कानून व्यवस्था है वो हमारे को इसमें बहुत सपोर्ट करती है। महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को देख के सब बहुत घबराते हैं, अविनाश ये तू क्या काम कर रहा है, कितना खतरनाक काम कर रहा है। तो भाइयों, अविनाश तो 28 साल से कर रहा है, इन बहन बेटियों की सेवा करता आ रहा है, और मुझे इसमें आज तक टचवुड कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, किसी जो हमारे इधर गाँव से भी, बड़े बड़े जगहों से ऐसी महिलाएं आती हैं जो कहती हैं हमारे घर वाले बड़े दबंग हैं। तो कई बार लगता है कि भाई शायद अविनाश किसी दिन गोली का शिकार ना हो जाए, पर अविनाश उस दिन बड़ा खुश नसीब होगा अगर ये गोली का शिकार होता है। जो माइका के नाम की कैटेगराइज कराने के लिए मैं कोर्ट और सरकार के धक्के खा रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान को समझाना चाह रहा हूँ माइका होना चाहिए। अगर इस एक गोली को मुझे लगने से मेरे हिंदुस्तान को पता लग पाए कि ये माइका चलाता था, इस वजह से ऐसा हुआ, और इस माइका की क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं इसको शहीदी मानूंगा अपनी। मैं इसके लिए तैयार हूँ, इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। आपने 5000 के करीबन केसेस यहाँ पे देखे हैं। मेरा ये अगला सवाल आपसे कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4-5 केसेस सुने, उनकी कहानियाँ सुनी, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। कोई एक ऐसी कहानी आप मेरे को बताना चाहेंगे किसी भी बेटी की या किसी भी बहन की या किसी भी महिला की, जिसको सुनकर आप भी बहुत आश्चर्य हो गए थे कि क्या हमारे देश में इतने भी नीच इंसान रहते हैं? या कोई भी एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा टच कर गई या उसने आपको बहुत इमोशनल बना दिया? देखिए, आपने जो ये सवाल किया है, ये मेरे लिए चुनना असंभव सा है। सिंपल सी बात है, एक महिला अपने 2 बच्चों या 3 बच्चों के साथ अगर घर छोड़ रही है तो सबकी कहानी बहुत ही टफ है। आप जिसकी कहानी देखेंगे आप कहेंगे कि ये मूवी और पिक्चर में तो जितनी क्रूरता दिखाते हैं, असलियत में तो उससे कई ज़्यादा गुना क्रूरता है। सोशल मीडिया पे क्रूरता देखते हैं, उससे क्रूरता, बहुत ज़्यादा क्रूरता महिलाओं पे हो रही है। उसी तरह की महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनमें से ये चुनना कि किसकी कहानी बहुत खतरनाक है।
ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने देखा है हाथों को काट देना, उस पर नमक लगाना डेली, उसको कमरे में बंद रखना, सिगरेट से उसको जलाना, मतलब भूखे रखना, इस तरह की मतलब तकलीफ़ें हमारी औरतों को यातनाएं दी गई हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। पैसों से खर्चों से परेशान रखना बड़ी कॉमन बात है। पति का पी के सास के कहने से बहू को मारना, ये बड़ी कॉमन बात है। आप जो मेरे सोशल मीडिया पे भाई मुझे देख रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान की 1 या 2% आबादी में से हैं। हमारे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3% लोग होंगे। आज हिंदुस्तान के 90% लोग, मैं कहूँगा 75% लोग तो वो 200 साल पुरानी वाली ही लाइफ जी रहे हैं। इस तरह की क्रूरता है। दहेज प्रथा, मतलब 2 वाइफ रखना, वाइफ होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके अपनी वाइफ को और बच्चों को तकलीफ़ देना, तो कई तरह की परेशानियां हैं जो आज महिला को देखनी पड़ती हैं। मेरी बात को सही मतलब में माना जाए, रेप बहुत बुरी चीज़ है। रेप की परिभाषा हम देखें तो किसी भी लड़की या महिला के शरीर को उत्पीड़ित करना या उसके दिमाग को टॉर्चर करना, ये सब रेप की परिभाषाएं हैं। रेप एक बार हुआ, आप ये सोचिए जो महिला 10 साल से अपने पति और सास ससुर की क्रूरता में रह रही है और 2 बच्चे हो गए, उसकी वजह से उनको सहन भी करना पड़ रहा है, उस महिला का डेली रेप हो रहा है। 365 रेप गिने जाने चाहिए। 10 साल में 3600 रेप हैं। वो रेप क्या, रेप से भी ज़्यादा कठिन तकलीफ़ होती है। वो रोज़ मरना चाहती है, बच्चों को देख के रुक जाती है। हमारे पास तो माँ और बच्चों के जितने केस आए हैं, सब में हमने यही देखा है, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। एक मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई महिला आती है तो क्या उससे कभी भी आप उसे धर्म या उसे जाति पूछते हैं? ये आजकल हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर बंटवारा बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई। बचपन से मैंने इसको सुना, पढ़ा और इसी पे इम्प्लीमेंट किया। मैं अविनाश जैन हूँ। जैन होने के नाते शाकाहार को मैं प्रमोट करता हूँ, जो कि हर धर्म उसको प्रमोट करता है। किसी धर्म, किसी बाइबल, किसी गीता, किसी कहीं नहीं लिखा कि आप मीट का सेवन करें। तो हमारे इधर जो बच्चों का नारा है, बड़ा सिंपल नारा है, हमारा धर्म अहिंसा परमो धर्म, हमारा कर्म मानव सेवा, हमारा आहार शाकाहार। इसमें उसकी क्या हिस्ट्री है मुझे मैटर नहीं करता। हमारे इधर जो भी महिला आती है वो बहन के रूप में आती है। आप देखेंगे हमारे इधर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और सिख भी हैं। हर तरह की महिलाएं हैं और वह अपने ही धर्म का पालन करें, किसी को रोक टोक नहीं है। मस्जिद जाती हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। हम किसी को भी धर्म देख के ना लेते हैं और ना ही धर्म परिवर्तन करते हैं, ना ही कोई धर्म थोपते हैं। हाँ, हमारे इधर शाकाहार का पालन होता है, मानव सेवा का पालन होता है। हम अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी हैं। अहिंसा परमो धर्म मतलब ना किसी के लिए बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना किसी के लिए बुरे विचार लाओ। तो हम इस तरह के धर्म को, मानवता के धर्म को सबसे सर्वप्रिय और ऊंचा मान के चलते हैं। आज हमारे मित्र हमारे साथ बैठे हैं, ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप सब इनके बहुत फ़ैन हैं। मैंने भी इनकी बहुत फॉलोइंग देखी है, बहुत अच्छे कवि भी हैं और इनकी वाइफ और ये मिलके समाज की बहुत सेवा करते हैं। आज ये हमारे लिए देखो कितना कार्य कर रहे हैं। आप सब इनके फॉलोअर्स इनको फॉलो करते ही हैं। इन्होंने एक नया बीड़ा उठाया, जो मेरी इच्छा थी कि माइका को हिंदुस्तान में हर कोने में, हर उस ज़रूरतमंद माँ बहन तक हम मैसेज पहुँचा पाएँ कि हम हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत है, हम हैं। तो आप बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा अपने लाइफ में सक्सेस पा रहे हैं। अपनी सक्सेस में ये भी सक्सेस जोड़िए कि इस माइका के बारे में
हर उस ज़रूरतमंद महिला को पता हो या हर व्यक्ति को पता हो जो ज़रूरतमंद महिला या बहन तक बता सके कि हम हैं ना, हम मतलब हम सब हैं ना। आज हमारे हिंदुस्तान में जो माइका स्वीट होम ये एक फैसिलिटी दे रहा है, गर्व से कह सकता है कि हम हैं ना। हमारे इधर महिला बच्चे रोड साइड कोई रेस्क्यू करनी हो, महिला जो बेसुध हो, मेंटली रिटायर्ड हो, जिस शब्द को मैं कह रहा हूँ बहन मुझे माफ़ करना लोगों को समझाने के लिए, किसी भी तरह की महिला ओल्ड एज होम के लिए हमारे पास हर तरह की व्यवस्था है। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ एसोसिएट एनजीओ कर रही हैं। आप अपने कंट्रीब्यूशन को सिर्फ धन में ही मत देखिए, आप अपनी एक्सपर्टी से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज हमारे आश्रम का खर्चा मैंने आपको बोला 15-20 लाख है। तो जैसे अब आप हैं, आप जैसे व्यक्ति का अगर मुझे एडिटिंग करानी हो, सब करना हो, तो 1 लाख का मेरा और खर्चा बढ़ जाएगा। आज कंप्यूटर टीचर आते हैं हमारे इधर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, वो 50-60 हज़ार रुपये में भी हम ऐसा टीचर नहीं रख सकते। तो बहुत से लोग हमारे को अलग अलग तरह से सेवाओं से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई राशन से सपोर्ट करता है, कोई हमें ट्यूशन फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारे एक SK सुमन जी मित्र हैं, उन्होंने कहा हुआ है अपने कितने ही बच्चे ट्यूशन को भेज दो। तो हर व्यक्ति एनजीओ खोले, बहुत अच्छी बात है, पर क्यों खोलनी है, उसका क्या लक्ष्य है, वो आप तय करें। और बाकी आप चलती हुई किसी भी एनजीओ से जुड़ के सबसे पहले एक्सपीरियंस भी लें और उसको सपोर्ट भी करें। आखिरी सवाल है इस इंटरव्यू का, और वो मेरा ये है कि आगे का आपका क्या प्लान है, किस स्केल पे आप माइका को बड़ा करना चाहते हैं, और आगे आपने क्या क्या सोच रखा है? सबसे पहली चीज़ यही है कि माइका एक कैटेगराइज हो, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं, जिससे कि इसकी गाइडलाइंस तैयार हों। और मैं तो ये सबसे पहले मेरा ही सपना है, मैं अपनी लाइफ में ही हर जो हमारी कैपिटल है, हमारे 30 जो स्टेट हैं उसके जो कैपिटल हैं उसमें एटलीस्ट माइका की स्थापना कर पाऊँ। सबसे पहले तो दिल्ली से निकल के 4 मेट्रो तक मैं पहुंच पाऊँ और सारे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ पहुंच पाए हमारी। तो 4 मेट्रो में, फिर सारे कैपिटल में, और फिर जैसे ज़रूरत हो। ये माइका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। माइका मात्र नाम से ही हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस सुधर जाएंगे, मैट्रिमोनियल की जो कोटें भरी पड़ी हैं वो 90% रिजॉल्व हो जाएंगी। हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट इन सबको इन चीज़ों से फुर्सत मिलेगी, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल के केस समाज संभाल सकता है, सुधार सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब वह दूर जाती है उसका जो डिस्टेंस बढ़ता है, वो जो गैप होता है, तो उससे लड़की को भी और पति को भी, उसके उन दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का पता लगता है। हमें ऑक्सीजन की कहाँ वैल्यू पता थी, कोविड ने हमें बता दिया कि 1 लाख रुपए में सिलेंडर नहीं मिलता। जब जो चीज़ नहीं होती उसकी वैल्यू पता लगती है। इसी प्रकार जब एक बिना महिला के घर नहीं बच सकता, बिना महिला के घर हो ही नहीं सकता। तो जब वह महिला घर से चली जाती है, जब घर वालों को रोटी बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ताला देखना पड़ता है, गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, जब इस तरह के सारे काम जो एक महिला अकेली कर रही है, पढ़ाई लिखाई, मेडिकल, मेडिसिन, सारी मिनिस्ट्री वो अकेली संभाल रही होती है। पति तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री पे सीमित है, सास ससुर एक होम मिनिस्ट्री मतलब सुरक्षा पे सीमित है, बाकी जो 40 मिनिस्ट्री हैं वो एक महिला संभाल रही होती है। जब वह वहाँ से हटती है तो उसकी वैल्यू पता लग जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ माइका हमारे पूरे हिंदुस्तान में एटलीस्ट कैपिटल में तो हो, हर स्टेट के कैपिटल में हो, और महिलाओं को आने की व्यवस्था हो। मैं आप सबसे बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, एक अभी हमारे भाई मित्र ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक ये पुरानी कहावत है, सोने का पिंजरा भी किसी चिड़िया को पसंद नहीं होता। कोई माँ अपने बच्चों के साथ कितनी भी सुविधा और व्यवस्था में, हमारे जैसे माइका में चाहे हमने सोने के बिस्कुट भी खिला दे तो नहीं रहना चाहती। वह अपने पति के उस झोपड़ी में ही रह के खुश है, बस उसको वहाँ सम्मान मिले। बहुत से लोग सोचते हैं इतनी व्यवस्था है तो कोई भी औरत रह ले, ऐसा नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है। अगर ऐसा होता तो यहाँ 5000 रह रही होती। व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, और व्यवस्था बढ़ सकती है। हमारे हिंदुस्तान में चलते हुए काम को देखते हुए हर व्यक्ति राशन की, एजुकेशन की, मेडिसिन की, इस तरह की सपोर्ट करना चाहता है, और हमें करता भी है। हाँ,
कंस्ट्रक्शन की है, बिजली का बिल है, या और जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता, जो कि किसी भी एनजीओ को फाइनेंशियल क्रच रहता है। आई होप आपको ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा होगा। मेरी एक दो छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट हैं आपसे, जैसा अभी बताया अविनाश जी ने कि हर कोई राशन की हेल्प करता है, लेकिन एक एनजीओ को चलाने में बहुत सारी चीज़ें, जैसा इन्होंने बताया, एक बेसिक में बात करूं, एक बिजली का बिल। आप सोचिए कि यहाँ पे 150 अगर लोग रह रहे हैं तो पंखा, यहाँ पे आपको एसी भी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, फ़ैन चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, एक छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें। यहाँ पे किचन है 150 लोगों का जहाँ पे खाना बन रहा है, गैस वहाँ पे यूज़ होती है। तो ये छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, अगर आप लोग आगे आकर थोड़ी बहुत हेल्प अपनी तरफ से, हर एक इंसान जो कहता है ना कि मैं काबिल नहीं हूँ, जिस दिन काबिल बनूंगा तो मैं ज़रूर करूँगा। काबिलियत का मतलब ये नहीं होता कि जिस दिन आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करेंगे तभी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो भी एक पॉकेट मनी भी है ना, अगर आप उसका 10% भी उसे आप अगर डोनेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कई लोग आप में से ऐसा होता है जो ड्रिंक करते हैं, जो बड़े बड़े पब्स में जा रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आपकी इनकम है, अगर उसका आप सिर्फ अगर एक 10% अमाउंट भी डोनेट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो माइका जैसी जो एनजीओज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इन सारी तरीक़ों से हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप राशन से भी हेल्प करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी। ऐसी और हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इससे होगा ये कि ये आपको और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेगा। आप कहीं ना कहीं रिश्तों को और ज़्यादा उनकी पहचान करना शुरू करेंगे और आप रिश्तों को संभालना शुरू करेंगे। धन्यवाद।